स्टूडेंट्स, आज हम वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का अध्ययन करेंगे। आज हम जल चक्र देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल जीवन हेतु बहुत ही आवश्यक होता है। पृथ्वी पर जल की अपार मात्रा है, परंतु इसमें से 5% भाग ही जल का मुक्त रूप में पाया जाता है। इस 5% मुक्त जल में से लगभग 90% भाग समुद्रों तथा महासागरों में पाया जाता है। शेष 1% भाग है, ये स्थल पर पाया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जो जल है उसका बड़ा भाग महासागरों में पाया जाता है, परंतु यह भाग एक जगह महासागर में स्थिर नहीं रहता, वरन इसमें साइक्लिंग या चक्रण पाया जाता है। सूर्य ताप इंसोलेशन से थल व महासागरों में का कुछ जलवाष्प बनकर बादल का रूप लेता है तथा वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तथा यह पुनः जलपात प्रेसिपिटेशन या वर्षा के द्वारा थलमंडल में शामिल हो जाता है। जल के इस साइक्लिंग को ही वो जल चक्र कहते हैं। जल चक्र को समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि जल जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, जल क्या है, एक उत्तम विलायक है, एक अच्छे सॉल्वेंट के रूप में इसको माना जाता है और इस विलायक के गुण की वजह से ही इसमें पोषक पदार्थों के संवहन व वितरण की क्षमता पाई जाती है। इसी कारण से जल में घुलित अवस्था में पोषक पदार्थों को वनस्पतियों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और इसके विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। जलीय जीवों में गैस व पोषक पदार्थ भी जल के माध्यम से ही इन तक पहुंचाए जाते हैं। जल है ऊष्मा का संचय करता है। जल की 1 ग्राम को वाष्प में बदलने के लिए 536 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से बर्फ़ को जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सूर्य के ताप को जल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि जल न होता तो पृथ्वी पर सूर्य के ताप के कारण दिन व रात के तापमान में भारी अंतर आता और इस तापमान का ह्रास इतना अधिक होता कि यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा हम जल की उपयोगिता देखें तो जल कई स्थानों पर कटाव, क्षरण या जिसे हम इरोजन बोलते हैं उत्पन्न करता है, या कई स्थानों पर भराव, डिपोजिशन का कार्य भी ये करता है। जल की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए जल चक्र का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारे सामने एक जल चक्र दिखाया गया है कि जल चक्र किस तरीके से या वाटर साइकिल किस तरीके से होता है। जल चक्र में हम देखेंगे कि सूर्य का अधिकांश भाग, जो कि हम जानते हैं, पृथ्वी के ऊपर गिरता है विकिरण के रूप में, और जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी का 2/3 भाग जल के द्वारा कवर रहता है, समुद्रों के रूप में या महासागरों के रूप में। और इस प्रकार से ये महासागरों का जल भी क्या होता है, सूर्य के ताप या इंसोलेशन के द्वारा गर्म होता है और ये जल वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत जल ये बादलों के रूप में बदल जाता है तथा पवन के साथ बहने लगता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ओशियन है, समुद्र है, इस समुद्र में से जल क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रही है और इवोपरेशन से ये क्लाउड फॉर्म के अंदर बदल जाता है। ये क्लाउड है, ये पवन के साथ गति करते हैं, हवा के साथ गति करते हैं। हवा की गति किस पर निर्भर करती है या हवा की दिशा किस चीज़ पर निर्भर करती है, ये भी हमारे इंसोलेशन या सूर्य ताप पर ही निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य की ऊर्जा से दिन के समय थलीय क्षेत्र तेज़ी से गर्म हो जाते हैं और यहाँ की जो हवा है गर्मी से विरल होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे कि यहाँ कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में समुद्र धीरे गर्म होते हैं क्योंकि जल काफ़ी ऊष्मा को ग्रहण कर तापमान को बढ़ने से रोकता है। इस प्रकार थलीय क्षेत्र व समुद्र के बीच ताप व दाब में अंतर आ जाता है और इस अंतर के कारण ठंडे भागों से अर्थात समुद्र से या महासागरों से कम दाब वाले गर्म भागों की ओर अर्थात स्थल की तरफ पवन का क्या होता है, भाव होता है। अर्थात समुद्र या महासागरों से स्थल की तरफ पवन का भाव हो जाता है और यह पवन वाष्पीकृत जल को समुद्र के ऊपर से स्थलीय भागों तक लेकर आती है।
वायुमंडल में शामिल ये जलवाष्प संघनित होकर बादल बनती है और ये बादल उचित परिस्थितियाँ मिलने पर क्या होते हैं, वर्षा रेनफॉल के रूप में स्थल के ऊपर पहुंचते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प अन्य प्रकारों से भी स्थल पे पहुंच सकती है, जैसा हम देखते हैं कि ओलावृष्टि है या जो स्नोफॉल है इसके द्वारा। इसके अलावा ओस गिरना है, कोहरा फोग है, इसके रूप में भी जल क्या होता है, स्थल पे पहुंचता है। वायुमंडल से सतह पर आने वाले इन समस्त प्रकारों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जलपात या प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महासागर हैं इनसे जल इवेपोरेशन द्वारा क्या बनता है, बादल के रूप में बादल का रूप लेता है और इन्हीं बादलों से क्या होता है, रेनफॉल होता है और रेनफॉल से जल वापस से किस पे पहुंच जाता है, स्थल के ऊपर पहुंच जाता है। इस स्थल पे पहुंचे हुए जल का क्या होता है, हम देखेंगे कि स्थल पे पहुंचे हुए जल में से लगभग 35% भाग का क्या हो जाता है, इवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन हो जाता है, वाष्पन इसका हो जाता है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, इसके लगभग 30% जो पार्ट है इसका क्या हो जाएगा, वो वाष्पन हो जाएगा, पुनः वायुमंडल के अंदर मिल जाता है। लगभग जो 20% जो भाग है उसका क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है और अंतःनिस्यंदन होता है, जो कि मृदा में प्रवेश कर जाता है। यह मृदा में सॉइल मॉइस्चर को बढ़ाता है और साथ में जो पोषक पदार्थ हैं उनको घोल करके पादपों में पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायता करता है। इसके अलावा इस इनफिल्ट्रेट जो वाटर है इसमें से कुछ भाग अंतर्भूमिक जो जल स्तर है उस तक पहुंच जाता है और वहाँ पे इसका भंडारण हो जाता है। जो बाकी का जो जल होता है वो सरफेस के ऊपर हम देखेंगे रन ऑफ होगा और रन ऑफ होते हुए नदी नालों और अन्य स्रोतों से गुजरता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, वापस महासागरों के अंदर या समुद्रों के अंदर पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक ये वाटर साइकिल पाया जाता है कि महासागरों से जल कहाँ वायुमंडल में क्लाउड के रूप में पहुँचता है और यहाँ से वर्षा के द्वारा वापस से स्थल पे पहुँचता है और स्थल से हम देखेंगे कि रन ऑफ के द्वारा ये वाटर वापस से कहाँ पहुँच जाता है, महासागरों के अंदर पहुँच जाता है। जल चक्र को हम प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, तो हम देखेंगे कि जो जल चक्र है ये सामान्यतः बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो इनके ऊपर मानवीय गतिविधियों का सामान्यतः कोई असर नहीं होता है, लेकिन स्थानीय रूप से अनेक कारक हैं। ये वाष्पन, जलपात, प्रेसिपिटेशन या रन ऑफ या इनफिल्ट्रेशन है, इनको प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे प्रदूषण, पोल्यूशन है, पोल्यूशन से उत्पन्न होने वाले SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण से अनेक निलंबित कण उत्पन्न होते हैं और ये जल संनयी केंद्र के रूप में कार्य करते हैं तथा स्थानीय जो जलपात है या प्रेसिपिटेशन है उसको क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। दूसरा कारक है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग एक तरीके से कृत्रिम वर्षा है। कृत्रिम वर्षा कराने को ही हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जिन क्षेत्रों में बादल बनते हैं, गुजरते हैं, परंतु वर्षा नहीं होती, वहाँ जलवाष्प को संघनित कर बरसाने हेतु जल संनयी केंद्रकों की तरह कार्य करने वाले रसायनों को किस में छोड़ा जाता है, वायुमंडल में फैलाया जाता है। इन जल संनयी केंद्रों के द्वारा जल वाष्प को क्या किया जाता है, संघनित किया जाता है, जिससे जलयुक्त कण भारी होकर के वर्षा के बूंदों में टपकने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्लाउड सीडिंग द्वारा भी बारिश करवाई जाती है। डिफोरेस्टेशन, वन का कटाव, वनों के कटने से स्थानीय जलपात में कमी आती है और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी बढ़ती है और साथ में रन ऑफ की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इरिगेशन, सिंचाई, सिंचाई से जल का जो प्राकृतिक वितरण है उसमें परिवर्तन आता है। इसके द्वारा अंतर्भूमिक जो जल है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, वो नलकूप या अन्य माध्यम से कहाँ पहुँचाया जाता है, सिंचाई के रूप में स्थल पे पहुँचाया जाता है, जहाँ से उसका वाष्पन होता है और ये एक तरीके से वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि स्थानीय रूप से जल चक्र को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं और इसके कारण स्थानीय जो वर्षा का जो स्थानीय वितरण है वो प्रभावित होता है और यही कारण है कि कभी सूखे क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो कभी अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में अकाल जैसी परिस्थितियाँ क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं।